वो कैरेक्टर बहुत अलग है जो उसने गली बॉय में किया है। MC शेर, आंख मिचोली उमेश शुक्ला जी ने डायरेक्ट किया है। उसमें परेश सर हैं, शर्मन जोशी हैं, अभिमन्यु दसानी, मृणाल ठाकुर। मैंने कभी सोचा नहीं था मतलब इतनी ज्यादा चर्चा होगी इस कैरेक्टर की। ये जानवरों से जो प्यार है त्यागी को, अगर वो नहीं रहता तो शायद मैं कभी इस कैरेक्टर को अच्छे से नहीं निभा पाता। अभिषेक, वेलकम ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड बहुत बहुत मुबारक आपको। पाताल लोक के लिए जिस तरीके का आपको रिस्पांस मिला है वो बहुत ही कमाल का रहा है। मैं आपसे भी बात कर रहा था रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले, और मैं आपकी आवाज सुन पा रहा था। नहीं तो पाताल लोक में तो आपने जो कमाल किया है वो आपने अपनी आंखों से किया है या अपनी बॉडी लैंग्वेज से किया है या फिर इंटेंसिटी से किया है, बिकॉज यू हैड वेरी फ्यू डायलॉग्स। मतलब वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ही है एक तरह से। मतलब जब जब शब्द नहीं होते हैं तो मतलब फिर आपकी बॉडी या जो भी आपके अंदर चल रहा है या जो आपकी आंखें, वो सारी जो है वो दैट बिकम्स योर स्टोरी। तो और वो लिखा भी इस तरह से कैरेक्टर था कि मतलब कुछ ज्यादा बोलता नहीं, एक मिस्ट्री क्रिएटेड है। तो इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बड़ा डरा हुआ था इस कैरेक्टर को करने से कि मतलब कम्युनिकेट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि उसकी कहानी क्या है। क्योंकि कुछ अब जब आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं अपना, डिफेंड ही नहीं कर पाते हैं अपने आप को, तो फिर डिफेंस ही नहीं है आपके पास बेसिकली। बिल्कुल। तो कोई डिफेंस मैकेनिज्म था नहीं इस कैरेक्टर के पास, तो वो बड़ा मतलब मेरे लिए बड़ा अद्भुत था। नहीं, डेफिनेटली अद्भुत होगा, बिकॉज एंड आई थिंक ये बहुत ही ट्रिकी कैरेक्टर है, जैसे आपने खुद भी कहा कि अगर इट हैज वर्कड नाउ एंड पीपल आर लविंग इट, लेकिन अगर इफ इट वुड नॉट हैव वर्कड इट कुड हैव फॉलन फ्लैट कंप्लीटली, बिकॉज बगैर बिकॉज क्या होता है, यूजुअली लोगों को डायलॉग्स याद रह जाते हैं कैरेक्टर के, और या फिर वो चर्चित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके जो एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सप्रेशंस है, और वो एक जो पर्सनालिटी जो हथौड़ा त्यागी को इंसान अपने साथ में लेके जाता है, वो रह जाती है। एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज आई थिंक बहुत ही रेयरली ऐसा किसी एक्टर के लिए होता होगा कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से, आंखों से, और वो अपने दुनिया को कम्युनिकेट करता है। बिकॉज उसके सबसे बड़ी जो डिलेमा था वो यही था कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। ये भी है ना कि क्या बोलते हैं, शुरू में जब भी कोई ऐसा सुनते हैं, ऐसा नाम सुनते हैं हथौड़ा या हथौड़ा त्यागी और ये सब, तो बड़ा भारी नाम होता है, नाम भी बड़ा भारी होता है। जब नाम भारी हो जाता है तो आपको समझ नहीं आता कि आप करें क्या। अब शरीर को मतलब गठीला बनाए, बॉडी बिल्डिंग करें जिससे कि लोग आपको माने कि हाँ आप एक हथौड़ा है, एक इमेजरी आप दे दें कि हाँ ये आदमी स्ट्रांग है या सख्त है। उस इमेजरी पे जाए। मुझे मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वो। मैंने कहा यार मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए जाऊं भी तो वो पॉसिबल नहीं। मुझे याद है बीच में मुझे बोला गया था कि भैया एक्सरसाइज वगैरह ट्राई एंड डू समथिंग एंड एवरीथिंग, एंड आई एम लाइक यार कैसे, मतलब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मतलब उस चीज को। तो वो मेरे लिए एक तरह से जो डिसएडवांटेज था वो कहीं ना कहीं एडवांटेज बन गया। क्योंकि फिर वो आप याद करते हैं कि मतलब हम जब अखबारों में पढ़ते हैं या न्यूज चैनल्स में जब क्रिमिनल्स को देखते हैं जिन्होंने बहुत खतरनाक खतरनाक क्राइम्स किए हैं, और उनको देखो तो उनके शरीर एकदम जो है नॉर्मल हमारे जैसा होता है। तो सोच को सख्त बनाना या सोच को जो है उसका उसका बॉडी बिल्डिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा जैसे कहते हैं एक्सरसाइज हो गया एज एन एक्टर कि आई हैव अंडरस्टूड दैट मेनी थिंग्स जो हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, शायद वो हमारे मेंटल या माइंड के स्ट्रेंथ से हम वो अचीव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हथौड़ा त्यागी, क्या आपको लगता है कि ये आपका सबसे ज्यादा अब तक का चर्चित किरदार रहा है? जी जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा चर्चित रहा है। और मुझे लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब इतना नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा चर्चा होगी इस कैरेक्टर की। लेकिन ये जरूर था कि जब वो कहानी जब पढ़ा था मैंने, मतलब खुद एज एन एक्टर जब मैंने पढ़ा उस कहानी को और हथौड़ा त्यागी के बारे में समझा, तो ये जरूर समझ गया था कि यही है वो कैरेक्टर जो अगर अच्छे से किया गया या अच्छे से निभाया गया या दिखाया गया तो जरूर मतलब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन के निकलेगा। मुझे याद है जयदीप भाई ने बहुत एकदम शुरू में मतलब जब हम शूटिंग स्टार्ट करने वाले थे तो उन्होंने बोला अरे यार सारा स्टारडम तो ये लेके चला जाएगा यार एंड में, क्योंकि वो था, वो कहानी में था, वो मतलब वो तब तक ना एक्टिंग हुई थी ना कभी सेट पे पहुंचे थे, लेकिन कहानी पढ़ के ही आपको लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं वो आगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। क्योंकि पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द एक तरह से रची गई है, मतलब कहानी के अंदर जो कहानी चल रही है वो वो कैरेक्टर आई थिंक वो उस अंदर वाली कहानी का मेन पार्ट बन जाता है। ओके, नाउ कंसीडरिंग ये पाताल लोक दुनिया भर में लोगों ने देखा है, बहुत बहुत ज्यादा देखा गया है, जी क्या आपको ये एक ऐसा इस तरीके से तजुर्बा रहा कि
लोगों ने आके अपनी अपनी व्याख्या की हो, अपने अपने इंटरप्रिटेशंस दिए हो आपके कैरेक्टर के, और आपने सोचा हो कि यार ये तो इतना डिटेल में मैंने भी नहीं सोचा था जितना कि पब्लिक सोच रही है। हैव यू हाँ एक्सपीरियंस दैट? हाँ, आई डिड इनफैक्ट शुरू में ना बड़े काफी सारे लोगों ने मुझे मेरे वो क्लाइमैक्स सीन के बारे में, जब वो रुद्राक्ष फेंक देता है और वो सारी, वो अगर देखेंगे उसके अंदर एक कहानी है। वो जब उसे पता चलता है कि मास्टर जी नहीं रहे, और वहां से लेकर जब वो डिसीजन लेता है कि अब ये सब जो फसाड चल रहा है, जिस फसाड का मैं पार्ट हूँ, उस फसाड को एंड करने का वक्त आ चुका है। क्योंकि मेरे जो मतलब आप कह सकते हैं गुरु या घर या जो भी वो मानता है मास्टर जी को, वो जा चुका है। तो वो बहुत ही कम टाइम है, स्क्रीन टाइम के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कहानी है। इनफैक्ट वो पूरी अपनी जिंदगी एक तरह से जी लेता है। और जब ऑडियंस ने बहुत बार, मैं वही इंस्टाग्राम बड़ी कमाल की चीज है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है फैंस का। ऑब्वियसली पहले भी इंस्टाग्राम में मैंने क्या बोलते हैं था और रहा था, लेकिन मैं ज्यादा रेगुलर नहीं था, तो मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था लोगों से। लेकिन पाताल लोक के बाद इंटरेक्ट करना शुरू किया, समझना शुरू किया वो लोग क्या कमेंट मारते, तो बहुत बार ऐसा आया है कि हमें पूरी वो कहानी समझ आई। उन्होंने उस पूरे इंसिडेंट को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके, they told me the story of what I was going through, and there were different stories, of course, but it was very interesting। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि लोग इसको भी मतलब देख रहे हैं और देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उस समझ को जो है एक्टर्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आई थिंक जो जिस तरीके से लिखा गया है किरदार, सारे किरदार जिस तरीके से लिखे गए हैं, आई थिंक बहुत ही कमाल के किरदार लिखे गए। इवन बहुत से और जो किरदार हैं जिनके छोटे छोटे रोल्स हैं, लेकिन आई थिंक जी जी। दे हैव परफॉर्म्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली। जो एक बहुत ही आई थिंक रियलिस्टिक सी चीज ये लगी कि क्या होता है कि हम या तो हीरोज के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को देखते हैं या फिर विलन्स के, या जी। तो पूरे तरीके से ब्लैक या फिर पूरे तरीके से व्हाइट। अब जैसे हथौड़ा त्यागी का भी जो किरदार था, कुछ लोगों के लिए वो, काफी लोगों के लिए वो विलन था हम्म। और बहुत ही ज्यादा गुरूसम और बहुत ही ज्यादा क्रूर विलन था। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो हीरो था, अपनी बहनों के लिए, अपनी बहनों की नजर में वो हीरो था, बिकॉज उनकी उनकी आबरू के लिए उसने जो कदम उठाया, अगर वो नहीं उठाता वो हमेशा के लिए वो एक वो स्टिग्मा एक उनके साथ में अटैच है। हम्म। तो कंसिडरिंग कि आप राइटिंग को भी समझते हैं, आप एक्टिंग को भी समझते हैं, कितना जरूरी होता है कि ऐसे किरदार लिखना जिनकी परतें हों, जिनके लेयर्स हों। बिकॉज क्या होता है, आपको पता नहीं कि कौन देखने वाला कौन सी लेयर को अपने साथ लेके चला जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और तभी मुझे लगता है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट जिस तरह से हम कभी कभार दुनिया को देखते हैं, अ, वैसे ही जब हम उसको थोड़ा सा ब्लर कर दें, जैसे हम ब्लैक के पास पहुंचे तो हमें समझ में आएगा कि नहीं यार, यहाँ पे भी कुछ सच्चाई है, इनके अंदर भी कुछ सच्चाई है, और कोई कारण है कि ये हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये ब्लैक है। और जो जो शायद व्हाइट हैं, जो व्हाइट कॉलर्स हैं, उनके भी जब करीब जाएं तो जैसे कहते हैं कि वहां भी हमें शायद सडनली पोर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर भी कमियां दिखनी शुरू हो जाती है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वो जो बात है ना कि दूर से हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही पास जाते हैं तो आपको सारी चीजें दिख नहीं दिखता। दुनिया ऐसी है, I think। वो एक ग्रे में ही हम जी रहे हैं, हम सब यहाँ पे मतलब शरीफ से शरीफ आदमी जब शराफत की चादर हटाएगा तो समझ में आएगा कि उसके पीछे का इंसान क्या है, या जो सबसे ज्यादा जिसको हम जज करते हैं उसके पीछे की कहानी शायद हम जब जानेंगे तो हमें शायद समझ में आएगा कि वो वहां तक क्यों पहुंचता है। और ये सवाल उठाना थ्रू कैरेक्टर्स, ये बहुत जरूरी है कहानी में, ये बहुत 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 जरूरी है बहुत राइटिंग में। बड़े। तो वो सवाल उठाना बहुत जरूरी है। आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी जब भी किताबें पढ़ते हैं तो शायद वो किताबें ज्यादा याद रह जाती हैं जहाँ पे एंड में एक सवाल रह जाता है। बिल्कुल वो किरदारों के बारे में हम वापस रिट्रेस करते हैं, बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मैंने तो पूरी किताब में इस कैरेक्टर को ऐसे समझा था, लेकिन ये तो वो जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन से हम अपने अंदर सवाल जवाब करना शुरू करते हैं। और उस सवाल जवाब को ही मैं कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि सिनेमा या कंटेंट या जो भी नाटक या शो या जो भी है, मुझे लगता है वो सवाल जवाब बहुत बड़ा हिस्सा है एंटरटेनमेंट के साथ साथ। एब्सोल्युटली। नाउ जैसे बहुत बार हम सुनते हैं कि जो कोई क्रिमिनल्स हैं
उनकी कुछ सर्टेन इडियोसिंक्रेसीज होती हैं, उनकी कुछ कुछ पेचीदगियां होती हैं जो कि लोग को सरप्राइज करती हैं कि यार ये क्या एक इडियोसिंक्रेसी है। अब जैसे कि ये किरदार इतना ज्यादा क्रूर था, इतना जी ज्यादा जिसको कहते हैं कि दैट मारने से पहले सोचता भी नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ कंपैशन जो उसका कुत्तों के लिए था, वो एक कमाल की एक ट्रेट दिखाई गई है। एंड आई थिंक इट इज सच अ ब्यूटीफुल, आई थिंक, एडिशन टू द थ्रू द राइटिंग स्पेशली, जी जी। that it really touches you, it really surprises you that someone who's so tough that if you beat him black and blue, it doesn't move him, it doesn't harm him at all. But just a sight of someone being nice and being compassionate towards a dog, और वो मूव हो जाता अगर ये प्यार, ये जानवरों से जो प्यार है त्यागी को, अगर वो नहीं रहता तो शायद मैं कभी इस कैरेक्टर को अच्छे से नहीं निभा पाता। जब मैं वापस रिट्रेस करता हूँ कि वो हमेशा एक मोमेंट वही था जब वो जेल में त्यागी वो कुत्ते को देखता है अंदर आते हुए, जो उसकी चेहरे पे जो स्माइल आती है, उस मोमेंट ने, उस सीन ने शायद मुझे पूरी त्यागी की जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। कि रिजेक्शंस, इंसानों से जब रिजेक्शंस मिलता है, या जिन जिन पे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, इंसान छोड़िए, जिनके पे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, अगर उनसे आपको ऑपरेशन मिलता है, रिजेक्शन मिलता है या धोखा मिलता है, तो आप अनजान या जो भी जिनको आप नहीं जानते हैं उनकी तरफ ज्यादा बढ़ते हैं या दूसरी चीजों में ध्यान लगाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन, सर्टन सर्कमस्टांसेस इन देयर लाइफ। इन द सेम वे मुझे लगता है त्यागी के लिए वो अभी सोसाइटी, समाज, इंसान, ये अभी वो सब कुछ त्याग चुका है। उसके लिए मतलब ये लोग ना इम्पोर्टेंट है, उसका बदला भी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा। वो बदला लेने के बाद जो बैठा रहता है, वो बैठा रहता है, वो इज जस्ट एम्प्टी आफ्टर दैट मोमेंट, आफ्टर ही किल्स हिज ब्रदर्स, ही इज एम्प्टी। और वो खालीपन के साथ ही अब जी रहा है। तो वो क्रुएल्टी जो है वो वही उतनी क्रुएल्टी है जो एक बुचर अपने मुर्गी या बकरे को काटने में निकालती है, या जब चूहे मारने वाले लोग आते हैं, या जानवर पकड़ने वाले लोग आते हैं, तो वो भी बड़े ब्रूटल लगेंगे आपको, लेकिन वो ना बड़े डेड पैन अपना काम कर रहे हैं, वो बस अपना काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से त्यागी जो है अपनी बस एक, वो उसके लिए जो है एक सफाया कर रहा है। मास्टर जी ने उसको कहा है, तो उसको एक पर्पस मिला है इस दुनिया में, सांसें लेने का, जीने का भी नहीं। आई डोंट थिंक वो जी रहा है, वो बस ही इज ब्रीदिंग, इज जस्ट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हु इज जस्ट लिविंग, हु जस्ट ब्रीदिंग। तो वो खूबसूरत सी बात थी कि किस तरह से नेचर ने हमको शायद रिजेक्ट करना नहीं सिखाया। नेचर ने या यूनिवर्स ने हमको सिर्फ प्यार बांटना सिखाया है, हमको सिर्फ एक दूसरे का साथ देना सिखाया है, को एग्जिस्ट करना सिखाया है। लेकिन इंसानों ने कहीं ना कहीं अपनी ही स्पीशीज को बांट दिया। तो मेरे लिए बड़ा मेटाफिजिकल लेवल पे वो चीज इंपॉर्टेंट बन गई थी। अगर वो नहीं रहता तो मुझे लगता है त्यागी इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, या इतना जैसे कहते हैं कि एक सेंसिटिव कैरेक्टर नहीं बन पाता कभी। ऑलराइट, जिस तरीके से एक जो चर्चा रही आपकी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, और जी कुछ लोगों को एक आपत्ति थी कि आपने अपने आप को कास्ट कर लिया सीरीज के अंदर, तो आप कैसे देखते हैं इस पूरी चर्चा को? नहीं, ठीक है, मतलब चर्चा होनी चाहिए। और होता क्या है कि जब मैं भी शुरू शुरू में बॉम्बे आया था, तो मुझे भी बहुत सारी चीजों से दिक्कत होती थी। मैं बहुत सारी चीजों को सवाल उठाता था बिना उस चीज के बारे में जाने। तो मैं बस यही, मतलब जो लोग भी सवाल उठाते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अनअवेयरनेस से आता है, ये प्रोसेस के अनअवेयरनेस से आता है, ये नासमझी से आती है ये सवाल। क्योंकि ये हमेशा, चाहे कोई एक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो, जो एक्टिंग कर रहा है किसी भी फिल्म में, वो सिर्फ एक डायरेक्टर की इच्छा की वजह से कर रहा है। मतलब मन मार के कोई भी डायरेक्टर जो है किसी को भी कास्ट नहीं करेगा। तो कोई कारण होता है कि क्यों कोई किसी को कास्ट करता है, क्यों किसी को लगता है कि यार ये ही मेरे लिए ज्यादा बैठ रहा है। वो क्योंकि उनकी इमेजिनेशन है, उनकी विजुअलाइजेशन है, उनका जो है एक तरह से उन्होंने सोचा हुआ है, समझा हुआ है कैरेक्टर के बारे में। तो वैसे ही ये जब भी आता है तो मैं आई जस्ट टेल माई सेल्फ दैट आई शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट इट टू मच, बिकॉज आई नो पीपल विल टॉक लाइक दैट, और कुछ लोग को ऐसा लगेगा भी। लेकिन मैं अपने काम के थ्रू, आई होप मैं उन डाउट्स को जो है क्लियर करता रहूं। 11 साल से बिल्कुल। कास्टिंग कर रहा हूँ, तो मतलब इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। सो इट्स नॉट दैट आई रिसेंटली स्टार्टेड, बट एक्टिंग जो है वो रिसेंटली शुरू किया। तो कोई रीजन रहा होगा कि मैं 9 साल नहीं कर पाया, और अभी धीरे धीरे मुझे
काम मिल रहा है, क्योंकि वो विश्वास की वजह से मिलता है। तो जब डायरेक्टर आप पे ट्रस्ट करते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ ये अभिषेक या फलाना या जो भी है ये अच्छे एक्टर हैं और ये मेरे कैरेक्टर को अच्छे से कर पाएंगे, तभी वो विश्वास के साथ आपको कास्ट करते हैं। वो विश्वास नहीं आएगा तो वो कभी नहीं कास्ट करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि आपने एक्टिंग आपने रिसेंटली ये आपने शुरू किया है, लेकिन आप थिएटर के साथ में बहुत सालों से जुड़े हुए जी जी। हैं। एंड जाहिर सी बात है, बिकॉज मेरा भी कुछ डिस्कशन मेरा कुछ हुआ है, कुछ जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, तो एक एक्टर हैं उनका मतलब उनका कंप्लेन था कि जी इस तरीके से अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर्स जो है कास्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग को क्या, हम जी लोग ऑडिशन करने का क्या पॉइंट है। जी। तो मैंने भी एक बात उनसे ये कही कि ये बताइए कि आप अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें। बिल्कुल। थिएटर है, प्लेज आप क्या देखते हो, क्या प्लेज आप करते हो नहीं करते हो, उसमें बॉडी लैंग्वेज है। बिकॉज क्या होता है कि दैट बहुत बार आप एस्पायर कर रहे हो एक्टर बनने के, लेकिन क्या आपने जो टूल्स चाहिए एक्टिंग के लिए, क्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए, क्या उनको आप तराशने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जी अगर आप जो एक्टर्स जो इस वक्त देख रहे हो जो कि एक्टिंग करना चाहते हैं और एक वो रास्ता तलाश करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। नहीं, जैसे कि आपने भी बोला ना कि मैं इतने टाइम से कास्टिंग कर रहा हूँ लेकिन 2 साल पहले से ही एक्टिंग कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्यों हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि मैंने पहले कोशिश नहीं की, ये इसलिए नहीं हुआ कि मुझे इतने साल लगे दोस्त बनाने में। दोस्त तो बन गए थे बहुत सारे फिल्म मेकर्स से जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ और काफी अच्छे से जानता हूँ। और शायद दोस्ती के हिसाब से कास्ट होना होता तो बहुत पहले भी हो चुका होता। लेकिन ये जो इतना समय लगा वो एक्चुअली सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए लगा। ये जो टाइम लगा वो इसलिए नहीं लगा कि मैं अच्छा एक्टर था और मुझे मौका नहीं मिला। मैं ठीक एक्टर था, मैं थिएटर करके आया था, मुझे थिएटर की एक्टिंग आती थी, मुझे स्टेज की लाइटिंग की समझ थी, मुझे सेट की लाइटिंग की समझ नहीं थी। मुझे स्टेज में एक्टिंग करना आता था, ब्लॉकिंग में खड़ा रहना आता था, लेकिन मुझे कैमरा के सामने खड़ा रहना नहीं आता था, या कैमरा के लिए जो एक्टिंग होती है वो शायद मुझे नहीं आती थी। और इसलिए मैं शुरुआती दौर में हमेशा रिजेक्ट होता था। और वो रिजेक्शन के साथ साथ लेकिन मैंने एक चीज अपने आप को बोली कि अगर मुझे नहीं आता तो फिर मैं अपने आप को ट्रेन करूं, और अगर मैं एफटीआई नहीं जा पाया या एनएसडी नहीं जा पाया, जिन भी कारण से नहीं जा पाया, तो अब मैं अपने आप को ट्रेन कैसे करूं? तो इंडस्ट्री में रह के ट्रेन करूंगा। अब बाहर से तो सीख नहीं सकता मैं किसी कोर्स, मुझे लगता है 3 महीने में 6 महीने में कोई सीखता नहीं है। ये जो मतलब कोर्सेज की हम बात करते हैं कि 6 महीने जाके आप कोर्स कर लो आपको फिल्म एक्टिंग आ जाएगी, या 3 महीने में क्रैश कोर्स कर लेते हैं। मुझे पता था कि ये प्रोसेस तो हो नहीं सकता। इतनी बड़ी इतना बड़ा प्रोसेस है, इतने सालों तक चलाना है, इतने सालों तक कंसिस्टेंटली चलाना है, तो उसके लिए जो बेस है वो बहुत जरूरी है। तो 8-9 साल जो है वो मैंने काम में इसलिए दी क्योंकि उस काम से मैं काम सीखता रहा। मैं कास्टिंग रूम में ऑडिशंस में जब क्यूज देता था तो उस वक्त मैं एक्टर्स के साथ क्यूज देते देते बहुत कुछ सीखा। मैं डायरेक्टर्स के साथ बैठ के जब वो डिस्कस करते थे किसी एक्टर की परफॉर्मेंस, उसको सुन के मैं बहुत कुछ सीखा। मैं बहुत सारे फिल्म मेकर्स के फिल्मों में जाके मैंने छोटे छोटे पार्ट्स किए, और उन छोटे छोटे पार्ट्स में जब मैं कैमरा के सामने होता था, एक्शन कट होता था, दूसरे एक्टर्स के साथ एक्टिंग करता था, वो सेट में काम करता था, उन सब चीजों से मैंने बहुत कुछ सीखा। इट हैज बीन अ लर्निंग प्रोसेस, प्रोसेस। एंड वो इतना सब सीखने के बाद फाइनली कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर देवाशीष मखीजा ने मुझे कास्ट किया एक फिल्म में। और उस फिल्म को देखकर, अगेन वो विश्वास वाली बात है, वो उस फिल्म को देखकर दूसरे डायरेक्टर जो कि अमर कौशिक हैं, जो भी मुझे बहुत सालों से जानते हैं, उनको एक विश्वास आया कि नहीं, अभिषेक में कुछ बात है, शायद ये कर सकता है। और फिर जाकर जो है स्त्री जैसी एक फिल्म मिली। तो इट्स ऑलमोस्ट 9 years, 9 years ऑफ ट्रेनिंग हार्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री, एंड बिफोर दैट थिएटर। तो 9 साल से पहले जो है वो थिएटर की ट्रेनिंग चल रही थी। वो स्कूल में प्लेस से लेकर किताबों से मतलब किताबें पढ़ने से लेकर स्टेज में उस नाटक को अडेप्ट करने से लेकर वो सारी समझ की प्रैक्टिस, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आके काम करने की प्रैक्टिस, कैमरा के सामने चीजों को समझने की प्रैक्टिस, उतने टाइम बाद फाइनली मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यही बात मैं हमेशा नए एक्टर्स को बोलता हूँ जब भी मुझे कोई पूछता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या हम तो इतने टाइम से दे रहे हैं,
और कुछ हो नहीं रहा है, तो हमेशा बोलता हूँ कि सोचो इस बारे में कि क्यों नहीं हो रहा है। कोई तो कारण रहा होगा, क्योंकि वो बिना कारण के कोई क्यों डायरेक्टर जो है बोलेगा कि अच्छा एक परफॉर्मेंस को कि यार नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। कभी कभार होता है कि 4-5 अच्छे परफॉर्मेंसेस में से आपको एक चुनना होता है, लेकिन वो हमेशा ना, जैसे कहते हैं कि मैं बोलता हूँ कि वो बहुत ही अच्छी हेल्दी कॉम्पिटिशन है, जब डायरेक्टर के सामने 5 अच्छे ऑप्शन हो या 10 अच्छे ऑप्शन हो एक कैरेक्टर को ढूंढने के लिए। क्योंकि ऑडिशंस बहुतों के होते हैं, ऑडिशंस बहुतों के होने के बाद टॉप 5 या टॉप 4 या टॉप 3 में कुछ नाम आते हैं और फिर उनमें से डायरेक्टर उसको चुनता है। लेकिन जो बाकी जो टॉप 3 में नहीं आ पा रहे हैं या जो टॉप 5 में नहीं आ पा रहे, कोई रीजन है, और वो रीजन जो है आपकी ट्रेनिंग है, वो रीजन आपकी ही समझ है। और उसको जितना पुख्ता करोगे, उतना उसको जितना समझ के आओगे, आई थिंक ऑडिशन फाइनल स्टेज है, ऑडिशन ट्रेनिंग स्पेस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल। कभी मैं कभी किसी भी नॉन एक्टर को मैं ऑडिशन रूम में अच्छी एक्टिंग नहीं करवा सकता। मैं सिर्फ एब्सोल्युटली। एक बने हुए एक्टर, एक मंझे हुए एक्टर को एक कैरेक्टर करवा सकता हूँ उस ऑडिशन रूम में। मैं एक्टिंग नहीं करवा सकता, या कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर अपने ऑडिशन रूम्स में एक्टिंग नहीं करवा सकते। वो बस कैरेक्टर की जितनी समझ एक्टर को है उतना ही प्रोसेस उनके साथ टाइम स्पेंड करके उस कैरेक्टर को निकाल कर फिर डायरेक्टर को प्रेजेंट करेंगे। तो मुझे लगता है ट्रेन करना बहुत जरूरी है, जल्दी में ना रहे। बहुत जल्दी में भी बहुत लोग रहते हैं कि हो नहीं रहा है, इतना टाइम हो गया। मुझे लगता है ये जगह जल्दबाजी की नहीं है, इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत है, इसमें बहुत जैसे कहते हैं शिद्दत की जरूरत है, और वो बहुत लंबा टाइम चाहिए, और उस लंबी लंबी साधना है बेसिक। यू हैव बिल्कुल टू बिल्कुल बिल्कुल। मेडिटेट फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। दैट्स वेल सेड। ओके, एंड आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो एक्टर्स जिनको आपने कास्ट किया उनमें सबसे ज्यादा जो आप जिन एक्टर को प्राउड फील करते हैं वो सिद्धांत चतुर्वेदी हैं, जी गली बॉय के। जी। तो कैसे सिद्धांत का ऑडिशन कैसे आपने किया था? नहीं, मुझे एक्चुअली ये याद नहीं है कि मैं मिला कैसे उससे, लेकिन मुझे इतना याद है कि हमारे ऑफिस में जो हम एकदम नया नया कास्टिंग में शुरू किया था, तब वो आके हमसे मिला था और हमसे बातें बातें होती थी। और मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि बॉम्बे का लड़का, क्योंकि यूजुअली आई हैव सीन दैट जो लोग बॉम्बे में बचपन से रह रहे हैं उनकी हिंदी में थोड़ी सी एक, जैसे कहते हैं कि एक ट्वैंग होता है, एक ट्विच होता है, एकदम अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन ये जो है सिद्धांत, इसकी हिंदी भी अच्छी थी, ये कविता भी पढ़ता था, ये लिखता भी था। तो मेरी इससे बातचीत होना शुरू हो जाता है। मतलब वही है कि it's not only about auditions, in the office. It's also about associations. कभी कभार it's about understanding where the actor is coming from, the journey. और वो जर्नी हमें हेल्प करती है एक्टर्स को कास्ट करने में, कि हमें पता होता है कि अच्छा इसकी ये है, ये चीजें कर सकता है, तो हम इसको ऐसे ऐसी जगहों में ट्राई करेंगे। और जो कि हुआ, सिद्धांत को हमने शुरुआत ऑब्वियसली कोको कोला की एड में हमने उसको कास्ट किया था सबसे पहले, और उसके बाद हमने इनसाइड एज में उसको कास्ट किया एक एक यू नो दलित लड़के के हिसाब से, और जो कि मतलब इंट्रोवर्ट है और डरा हुआ है, और वो कैरेक्टर बहुत अलग है जो उसने गली बॉय में किया है, एमसी शेर। बिल्कुल। तो वो रेंज सिद्धांत में बहुत पहले दिख गया था कि ये कुछ भी कर सकता है। ये कोको कोला में आके एक चॉकलेट बॉय भी बन सकता है, वो एक गांव का उत्तर प्रदेश का एक लड़का भी बन सकता है जो डरा हुआ है, जो मीकी है, और वहां पे एक शेर भी बन सकता है। और आई एम श्योर कि आगे जाके भी वो बहुत अलग अलग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स करेगा। तो अब वो इंस्टिंक्ट वाली बात थी, वो बहुत कास्टिंग डायरेक्टर्स, हर कास्टिंग डायरेक्टर ये बोलेगा कि मतलब एक इंस्टिंक्ट होता है, समटाइम्स वी नो दैट दिस एक्टर इज गोइंग टू वर्क। और वही हुआ सिद्धांत के साथ, एंड वी वर वेरी हैप्पी, वी कुड give him his first breaks, and now look at him. He has made us proud, and I'm sure he has made a lot of people proud by ओके, his work. Beauty. अभिषेक, अगर आप यंग एक्टर्स वगैरह आप बताना चाहें कि फ्रॉम योर एक्सपीरियंस बोथ एज एन एक्टर एज वेल एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, कि कितना जरूरी है भूख का होना, हंगर का होना, हाँ, लेकिन लेकिन डेस्परेट ना हो, डिफरेंस है। डेस्परेशन तो मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शुरू शुरू में होगा, मतलब चाहे मैं कितना भी बोल दूं, चाहे कोई कितना ही बोल दे, बड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक जब हम नए नए बॉम्बे आते हैं तो बड़ा एक डेस्परेट टाइम होता है। और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि बहुत लोगों का फाइनेंशियल इशू होता है। मैं ये काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये, जैसे स्ट्रगलिंग पीरियड बोलते हैं या जो मैं लर्निंग पीरियड बोलता हूँ, वो बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि आपके पास कोई इनकम है नहीं। और उस इनकम के बिना जो आपको ऐसे महंगे शहर में रहना है, अपने घर के बिल्स देने हैं, और जो है काम के लिए अपने आप को मोटिवेट भी करते रहना है, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन
साथ ही साथ ये जरूर जानना और मान लेना इम्पोर्टेंट है कि ये एक लीप ऑफ फेथ लिया है आपने। जब आप आर्टिस्ट बनते हैं, जब आप आर्टिस्ट बनने आते हैं या बनना चाहते हैं जिंदगी में, तो वो बहुत बड़ा एक लीप ऑफ फेथ होता है, क्योंकि आप एक जेनरिक एम्प्लॉयमेंट रूट को ठुकरा के, जेनरिक एम्प्लॉयमेंट रूट यानी मंथली डिग्रीज इनकम। लेना, डिग्रीज लेके नौकरी लेना, अगर उसके बिना अगर आप स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में आते हैं तो वो एक लीप ऑफ फेथ है। और उस लीप ऑफ फेथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को बैक नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई आपको बैक नहीं करने वाला। तो यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। सेकंड, यू शुड बी शेमलेस। शेमलेस इन टर्म्स ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। वो जो कहते हैं ना, फिर कोई भी काम आपके लिए छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, फिर वो हर जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो वो चीज आप बनाए रखें कि एक तो कॉन्फिडेंस है, दूसरा मैं कोई भी काम करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि आपको अपने बिल्स पे करने हैं। ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ एक्टर्स हु कम फ्रॉम lower middle class and even below whatever, like really difficult, those who have seen difficult times in their family, those who don't have money. So and I can see that variety. बहुत कम लोग हैं जिनके घर से लोग पिताजी पैसा भेजते हैं, बहुत कम, बहुत ही कम लोग हैं वो। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वही हैं जिनके शायद फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए इस शहर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई ना कोई काम करें। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलत प्रोसेस है स्ट्रगलिंग डेज में कि आप एक्टिंग के अलावा कोई और काम नहीं करना चाहते। फॉरेन में नहीं होता है। फॉरेन में पीपल ऑब्वियसली मैं जब भी यूरोप गया हूँ किसी भी फेस्टिवल के लिए, यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे यंग एक्टर्स से मिला हूँ जो कि वहाँ पे अशर्स होते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ उनकी जिंदगी के बारे में कि क्या काम करता है, लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। शायद इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, या बाहर वेटर का काम करें, या मॉल में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करें। और वो जो भी काम आपको मिलता है आपके स्किल या क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपको वो करना चाहिए। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जब तक आपको प्रोफेशनली एक्टिंग का काम नहीं मिल रहा है, या प्रोफेशनली वो काम नहीं मिल रहा है जो आप करना चाहते हैं, आप अपने स्किल को प्लीज प्रैक्टिस करते रहें और उसको इवॉल्व करते रहें। क्योंकि क्या है ना, वो टाइम के साथ साथ ना आपकी जो टेक्निक्स है वो पुरानी होती जाएंगी। टाइम के साथ साथ जिन स्क्रिप्ट्स को आपने सोच के इंस्पिरेशन लिया है वो बदल गए हैं, अब कुछ और फिल्में आ गई हैं, अब वो इंस्पिरेशन हो गई है न्यू जनरेशन के लिए। तो एवरी टाइम इज मतलब टाइम इज कांस्टेंट। तो टाइम के साथ साथ जो हमारा आर्ट है जिस तरह से क्रिएट हो रहा है वो भी बदल रहा है। तो आप अपने पुराने जो आपने पढ़ा है या जो आपने पुरानी टेक्निकलिटीज को लेके आप जो एक रिजिड होके वो उसको स्टबर्न होके, मैंने देखा है बहुत बार लोग ना प्रोसेस को चेंज करना नहीं चाहते कि नहीं मैंने तो ऐसे सोचा है तो मैं इसको ऐसे करूंगा। वो जो एक दृढ़ निश्चय है अपनी बेसिक्स को बचाने का, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हटा के यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, constantly keep on updating. I think that's a wonderful point. And आज के टाइम पे considering कि OTT की वजह से आप ना सिर्फ आप फिल्में देख सकते हैं दुनिया भर की, आप वेब सीरीज देख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, आप शॉर्ट फिल्म्स देख सकते हैं जी, आप पॉलिटिकल आप ड्रामास देख सकते हैं। तो द नंबर ऑफ ऑप्शंस व्हिच आर देयर, आई थिंक दे आर वंडरफुल। आपने एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि शेमलेस होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहूंगा, मेरे ख्याल से शायद आप मुझसे एग्री करेंगे, कि मैंने काफी एक्टर्स से मैंने पूछा है और वो मुझे बताते हैं कि थिएटर में उनको जो एक सीखने को मौका मिला, वो एक ह्यूमिलिटी सीखते हैं कि थिएटर में आपको हर काम करना है और आपको झाड़ू भी लगाना है, हर चीज आपको करनी है। और स्पेशली अगर आप जैसे मैंने कुछ एक एक्टर से बात करी कि हम नसीर साहब के साथ में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे लिए वही अपने आप में इतनी बड़ी बात है थिएटर में कि वो उसको कोई कंपेंसेट, तो वी आर रेडी टू डू एनीथिंग। हम झाड़ू भी लगा सकते हैं, हम अगर कप्स उठा के लेकर आना है वो भी कर सकते हैं। तो वो एक जो शेमलेसनेस की आप बात कह रहे हैं, शायद ह्यूमिलिटी भी उसके अंदर एक मेरे ख्याल से उसको मिक्स किया सकता है। आई थिंक थिएटर इज अ ग्रेट प्लेस टू लर्न ऑल दोस थिंग्स। ऑफ कोर्स। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि जब लोग ये बात को बड़े प्राइड, जैसे आपने बोला ना, बहुत प्राउडली बहुत लोग बोलते हैं कि यार हमने तो झाड़ू भी लगाया, बिल्कुल, हमने तो वहां पे कचरा भी साफ किया है स्टेज में। तो जब आप स्टेज में वो कर सकते हैं, जब आप स्टेज में वो बात समझ सकते हैं कि यार वो पूरा ग्रुप एफर्ट होता है, वो ग्रुप एफर्ट के बिना जो है वो प्ले नाटक नहीं बनता है, वैसे ही सिनेमा भी जो है वो ग्रुप एफर्ट है। तो सडनली सिनेमा में आके सडनली आप अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं पूरी बाकी जमात से कि नहीं नहीं नहीं, हम तो ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो एक्टर हैं। ये स्टेज पे क्यों नहीं बोला आपने? और अगर थिएटर में, मैं जानता हूं, अगर थिएटर में अगर आप इस तरह के
रिजिड एक्टर्स होंगे तो आई डोंट थिंक आपको ज्यादा काम मिलेगा, क्योंकि थिएटर में एक्सपेक्ट करते हैं, जो गुरु होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यू आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ वर्क रिक्वायर्ड ऑन स्टेज, यू नो, चाहे वो प्रॉपर्टीज उठा के रखना हो, जो कि ऑलमोस्ट लेबर वाला काम है, कि आप प्रॉपर्टीज उठा उठा के जो है स्टेज में डाल रहे हैं, उसको अनलोड कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं ट्रकों में। कोई लेबर आके थोड़ी ना करता है, थिएटर में उतना पैसा थोड़ा होता है, वो तो पूरी एक ग्रुप ही जो है जो मतलब सारी चीजें कर रही होती है। तो वहां पे आप करने को रेडी हैं, यहाँ पे क्यों नहीं रेडी है? मेरा सवाल ये हमेशा रहेगा कि क्यों, व्हाई आई डोंट सी एक्टर्स वर्किंग मोर इन द इंडस्ट्री एंड जस्ट वेटिंग फॉर देयर टाइम। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे, आई डोंट थिंक पर्सनली। ऑलराइट, ओके। ना अभी ये सुशांत का अनफॉर्चुनेट डिमाइस हुआ है, एंड बहुत बहुत सब ये डिस्कशंस हैं, इनसाइडर आउटसाइडर, और दैट बाहर के लोगों को और इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट। क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव आएगा और आउटसाइडर्स को और मौके मिलेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट मिलेगा, मजाक नहीं उड़ाया जाएगा? आपको लगता है? सर मुझे पता नहीं, मुझे तो ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे आउटसाइडर जो हैं सुपरस्टार्स रहे हैं, इतने सालों से रहे हैं, और आउटसाइडर इनसाइडर वाली जो मुझे ये जो अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि ये कितना सही है कितना गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एज एन एक्टर ये कह सकता हूँ कि जिस दिन से मैंने एक्टिंग करना शुरू किया था, उस दिन से मैं इनसाइडर था। नॉट ओनली, इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉलीवुड ना, इट्स ओनली नॉट अबाउट वन इंडस्ट्री। अगर मैं एक्टर हूं तो मैं एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, जो कि बियॉन्ड बाउंड्रीज है, और उस चीज को मान लेना थोड़ा सा, आई थिंक एटलीस्ट नाउ, एटलीस्ट नए जनरेशन को तो एटलीस्ट वो चीज मान लेना बहुत जरूरी है कि ये एक्टिंग इज नॉट restricted to only one industry specific। इसको जो है इस चीज को थोड़ा सा दिमाग से हटाना पड़ेगा। हमें ये चीज हटानी पड़ेगी कि यार हम सिर्फ यहाँ काम करने आए हैं, या हम सिर्फ यहाँ काम करेंगे, हम सिर्फ ऐसी फिल्में करेंगे। मुझे लगता है वो ओपन रखना बहुत जरूरी है। तो ना एवरीबडी, जो आप बोल रहे थे ना, वो जो डेस्परेशन वर्सेस हंगर, वो हंगर जो है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी। वो थोड़ी ज्यादा बड़ी भूख होनी चाहिए। वो सिर्फ बिजनेस स्पेसिफिक या फेम स्पेसिफिक भूख होगी ना, तो लोगों को ये दिक्कत हमेशा होती रहेगी, वो फिर कभी नहीं खत्म होने वाली है। अगर आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज में ही फेम चाहिए या पैसा चाहिए, या आपको चाहिए कि इतने लोग मुझे पहचाने या ये लोग जरूर मेरे साथ, तो वो आप क्या कर रहे हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसके बाद वो चीजें शुरू होती हैं। इट्स लाइक दोस्ती। अगर कुछ लोग घर में दोस्त हैं, आपके गली में क्रिकेट खेलते हैं, और आपको नहीं बैटिंग का चांस दे रहे हैं, तो आप कहीं और जाके भी खेल सकते हैं ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो समझ को थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा। मुझे लगता है मोर इम्पोर्टेंटली डिबेट होनी चाहिए मीडियोक्रेसी पे। डिबेट होना चाहिए कि मीडियोकर काम करके जब तारीफ मिल जाता है, उस पर बात होनी चाहिए। बात इस पे नहीं कि कौन इनसाइडर है कौन इनसाइडर है, बात इस पे होनी चाहिए कि यार ये मीडियोकर काम करने के बावजूद भी जो है लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, या इतनी मीडियोक्रेसी में जीकर जो है ऐसे इंसान को एक्टर, you are crediting somebody to be an actor even though you don't see any acting there। उस पे बात होनी चाहिए। बात उन फिल्मों पे होनी चाहिए जो क्या बोलते हैं, लगता है कि यार ये मजा नहीं आया, तो मजा क्यों नहीं आया उस पे बात करनी चाहिए। और अगर मजा आया तो क्यों आया, उन पे। सिर्फ अच्छी फिल्म बुरी फिल्म, अच्छी एक्टिंग बुरी एक्टिंग, ये जो डिबेट्स हैं, इससे ज्यादा मुझे लगता है अभी थोड़ा उससे आगे बढ़ने का टाइम आ गया। वी नीड टू लाइक रियली एक्सपैंड दैट। नहीं, that's well said। Alright, लेकिन अभी जिस तरीके से न्यूज चैनल्स में जिस तरीके से चर्चा हो रही है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और कहा जा रहा है कि इट्स द डर्टीएस्ट इंडस्ट्री, और बहुत सी और भी लांछन लगाए जा रहे हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो आपके जो परिवार वाले होंगे, या फिर आपके जो दोस्त होंगे हिंदुस्तान से बाहर होंगे, तो वो कैसे आपसे बातें कर रहे हैं आजकल ये सब चीजें सुन के? क्या मतलब ऑब्वियसली इट इज क्वाइट एम्बैरेसिंग, that's what I would say, like whatever ये जो भी बातें हो रही हैं इंडस्ट्री के बारे में, या जो भी चीजें हो रही हैं, it is just plain and simple। मुझे लगता है कि बड़ा अजीब लगता है ये सब सुनने में। और माँ बाप से तो मैं खैर इस बारे में बात कर ही नहीं रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट इवन टचिंग दैट टॉपिक। एंड रही बात फ्रेंड्स की, तो हाँ, दोस्तों के साथ ये सारे डिबेट जो हैं वो स्कूल के ग्रुप में या कहीं पर ये सारी बातें होती हैं, और फिर वो एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं इस तरह की बातें, क्या सही है? मैं हमेशा उस चीज को क्वेश्चन करता हूँ, हमेशा अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, कि यार
what are we trying to show to the young generation. I think that's very important कि जो बच्चे घर पे अभी सपने देख रहे हैं या जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप को कैसे बोलेंगे कि यार हमें इस इंडस्ट्री में आने दें, अगर इस तरह से वो चीजें टीवी में न्यूज में देख रहे हैं. मुझे याद है जब मैं छोटा था या जब मैं घर पे जब मैंने अपने माँ बाप को बोला था कि यार मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना, तो मेरे पिताजी ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने उस टाइम भी उनको हमेशा जो नेगेटिव चीजें हैं इस इंडस्ट्री की वो ही सुनाई देती थी, वही सुर्खियों में होती थी. मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ये तभी तो प्रॉब्लम है कि हम लोग ना बड़ा, जिसे कहते हैं, सिर्फ मसालों के लिए बॉलीवुड की न्यूज को यूज किया जाता है. जो जब मसाला होता है तो बॉलीवुड की बातें होती हैं, काम की बात नहीं होती है. आई थिंक काम की बात करना, दैट इज व्हाई इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू क्रिटिसाइज मोर. It's very important to criticize more, but criticize the work, criticize the film, criticize the acting, और वो ज्यादा होनी चाहिए, इतने easily नहीं छोड़ना चाहिए. तो क्या होगा ना, वो क्रिटिसिज्म से एटलीस्ट लोगों को ना मेहनत भी समझ में आएगी. अभी क्या है, आम जनता को मेहनत समझ में नहीं आ रही है. Nobody is, when I was also new ना, I used to never understand कि यार what is the level of hard work industry goes through to create the films. बट देन जब मैं काम करना शुरू किया तो मैंने सिर्फ देखा कि यार वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, हर जगह मेहनत मेहनत. Everybody is working hard, they're leaving their families and going and working, and then they don't have a personal life, they don't have any space. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. और उसके ऊपर है क्राफ्ट, उसके ऊपर है द एंटायर प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग. इस पे कभी मैंने ज्यादा बातचीत होते हुए नहीं देखा, या मैंने उस पे लोगों को क्या बोलते हैं गुस्सा होते हुए नहीं देखा कि यार आपने हमें इतनी या इस तरह की फिल्म क्या बोलते हैं जो कि आप, व्हाई डू यू थिंक द ऑडियंस इज स्टूपिड. इस पे कभी मैंने डिबेट नहीं सुना. मैंने इस पे आज तक नहीं सुना कि यार ऐसी फिल्में बनाते क्यों हैं आप लोग. उस पे कोई बात नहीं होती है. या कभी इस पे बात नहीं हुई कि यार इतने इजीली कैसे इस चीज को, इस फिल्म, बहुत बार होता है ना कि वी सी सम वेरी एवरेज वर्क और आपस में ही लोग बोलते हैं कि हाँ ओके है, फिल्म अच्छा कमा लेती है, या इट क्या बोलते हैं जो हो जाती है तो लोग भूल जाते हैं. इट्स लाइक इफ द फिल्म इज अर्निंग मनी इट्स गुड, बट दैट इज नॉट द वे फिल्म शुड बी जज, राइट. उस पे डिस्कशंस नहीं होते हैं. तो वो जब तक नहीं होंगे तब तक मुझे लगता है बॉलीवुड के बारे में सिर्फ यही, व्हेनेवर देयर इज समथिंग टू देयर इज समथिंग स्पाइसी और देयर इज समथिंग व्हिच इज creating a public outrage, only then people will talk. That's why I think काम की बातें ज्यादा करें लोग तो I think ज्यादा मजा है, और कुछ नहीं. मतलब that's what I'm hoping as a youngster. Sure. Okay, so Abhishek, what are you doing next? Films, web series में क्या चीजें आपकी देखने को? नहीं, अभी 2 फिल्में हैं जो बन चुकी हैं. एक का अभी हेलमेट का इनफैक्ट पैचवर्क इसी महीने शायद शूट करेंगे हम लोग, 2-3 दिन का शूट बाकी है, वो हम लोग करेंगे. और आई डोंट नो कब रिलीज होगा, क्या होगा, बिकॉज अभी तो nobody knows कि when the cinema halls are opening and all that. But Helmet is one film, and Aak Micholi. Helmet has been directed by Satram Ramani, Dino Moria, Sony Pictures ने प्रोड्यूस किया है. अपार शक्ति, मैं, आशीष वर्मा, प्रनुतन, हम लोग कास्ट हैं. आक मिचोली उमेश शुक्ला जी ने डायरेक्ट किया है. उसमें परेश सर हैं, शर्मन जोशी हैं, अभिमन्यु दसानी, मृणाल ठाकुर एंड दिव्या दत्ता. इट्स अ नाइस ensemble कॉमेडी. तो दोनों कॉमेडी है. हम एटलीस्ट जैसे कहते हैं एक्साइटेड कि हाँ अब थोड़ा ये डार्क बहुत हो गया, तो भी लोग थोड़ा सा कॉमिकल काम भी देख लें. What about the OTT platforms? Anything for any web series that something was supposed to release on Netflix, but अभी तक वो I think वो पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है. So I think that should happen in another few months. So Abhishek, lovely talking to you. शुक्रिया आपके वक्त के लिए. और I think बहुत आपके sensible आपके thoughts हैं, and I'm sure that you have a bright future. And thank you. Please maintain that wonderful combination between hunger and not being desperate. I think that's something which shows in the way you are talking as well. I think that's wonderful. So I'm just desperate to travel. मुझे बस दुनिया travel करनी है. I'm getting desperate for that. That is the only thing I'm desperate about. No, that's mutual. That's mutual for sure. All right. Thank you very much, and all the best wishes. Take care. Thank you, sir. Thank you. Take care. Bye. Thank you.